एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम भारतीय आर्य भाषाओं पर अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व के ई व्याख्यान में आपको भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में बताया गया था कि इनको 3 समूहों में विभक्त किया गया है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है, जिनका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का माना गया है। मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, उनमें उसको प्राकृत काल भी कहा गया है और प्राकृत भाषाएं आती हैं। ये आपको बताया जा चुका है। अब प्राकृत भाषाओं के अंतर्गत आज हम थोड़ा विस्तार से विचार करेंगे। जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, उनका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना गया है। इसमें आपको पाली के बारे में बताया जा चुका है, जिसको प्रथम प्राकृत में पाली है। द्वितीय प्राकृत को प्राकृत कहा गया है, जिसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, और तृतीय प्राकृत के नाम से अपभ्रंश भाषा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। आज हम प्राकृत भाषा पर संक्षेप में विचार करेंगे। प्राकृतें लोक भाषा के रूप में फलती फूलती रही हैं, अर्थात जो आम बोलचाल की भाषा रही है, इसलिए आज उन्हें जानने का हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि उनका साहित्यिक रूप उपलब्ध नहीं है। वाचिक भाषाएं अस्थायी होती हैं, क्योंकि वो जब व्यक्ति समाप्त हुए, जब उनका कुछ लिखित रूप नहीं उपलब्ध होता है, तो वो अस्थायी होती हैं। किसी भी भाषा का रूप लिखित न हो रहने पर कालांतर में उसका ज्ञान असंभव सा हो जाता है, और प्राकृत के संदर्भ में भी यही हुआ है। विद्यार्थियों, प्राकृत की संख्या को लेकर के पर्याप्त मतभेद हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ प्रमुख के नाम आपके समक्ष रखना मैं चाहती हूँ। महाराष्ट्रीय प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत, मागधी, अर्ध मागधी और पैशाची, ये 5 प्रमुख प्राकृत मानी गई हैं। महाराष्ट्रीय है वो विदर्भ और महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। महाराष्ट्रीय है वो विदर्भ और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। जो शोरसेनी है वो सूरसेन अर्थात जो मथुरा प्रदेश है उसके आसपास है। मागधी मगध के आसपास, अर्धमागधी कौशल प्रदेश में, और पैशाची सिंध क्षेत्र में मानी गई है। वस्तुतः प्राकृतों की संख्या को निश्चय कर पाना कठिन है, लेकिन ये प्रमुख रूप से 5 हम भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा मानी गई हैं। इनकी संख्या का निर्धारण करना इसलिए कठिन है क्योंकि ये विभिन्न जनपदों की लोक भाषाएं थी, इसलिए जितनी भी लोक भाषाएं रही होंगी, हमें उतनी ही प्राकृतें भी मान लेनी चाहिए, किंतु अन्य प्राकृत भाषाओं को जानने का कोई साधन नहीं है। प्राकृत भाषाओं का ज्ञान मुख्यतः संस्कृत नाटकों और जैन साहित्य पर ही आधारित है। यही स्रोत हैं जब प्राकृतों के बारे में जाना जा सकता है, अर्थात संस्कृत नाटक और जैन साहित्य प्राकृत भाषाओं के ज्ञान का आधार हैं। अब सबसे पहले हम महाराष्ट्रीय प्राकृत को समझते हैं कि महाराष्ट्रीय प्राकृत है वो पद्य की भाषा है। संस्कृत नाटकों में जो प्राकृत की पद्यात्मक रचना हुई है वह महाराष्ट्रीय प्राकृत ही है। इसके अतिरिक्त हाल की गाथा सत्सई जिसे कहते हैं, प्रवर सेन के रावण वहो सेठ बंधु नामक प्रसिद्ध काव्यों की भाषा है वो महाराष्ट्रीय प्राकृत ही है। कुछ विद्वान महाराष्ट्री को शोरसेनी का ही विकास मानते हैं। इसकी कुछ विशेषताओं में यह है कि ये स्वर बाहुल्य है। संभवतः इस स्वर बाहुल्य के कारण इसमें संगीतात्मकता आ गई है और ये पद्य की भाषा रही है। 2 स्वरों के मध्यवर्ती व्यंजनों का लोप भी हो जाता है। नुपुर, जेउर, लोको, लोवो ऐसे इसमें उच्चारण होता है। कुछ महाप्राण वर्णों का लोप न होकर के वह है में परिवर्तित हो जाता है, जैसे
मेघ, मेहो, नाथ, नाहो, शाखा, शाहा। और जो ऊष्म वर्ण है अर्थात शय 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 का है हो जाता है, ये महाराष्ट्रीय प्राकृत की कुछ विशेषताओं के अंतर्गत आती है। विद्यार्थियों, अगली प्राकृत है शोरशेनी। शोरशेनी अर्थात शोरसेन प्रदेश जो मथुरा के आसपास का है। महाराष्ट्री का प्रयोग यद्यपि पद्य में होता है तो शोरशेनी का प्रयोग गद्य में होता है। संस्कृत नाटकों के मध्यम पात्रों और नारी पात्रियों के संभाषण का काम शोरशेनी में ही होता है। इसका कारण संभवतः यह भी था कि शोरसेनी के समान स्वरों का आधिक्य न होने के कारण वह अधिक सुखोच्चार्य थी। सुखोच्चार्य अर्थात मुख से बड़ी सरलता से उच्चारण हो जाता था, अतः संभाषण से में अधिक अनुकूल होने के कारण ये नाटकों में प्रयोग में ली गई है। इसकी विशेषताएं हैं, शोरशेनी में दो स्वरों के बीच में संस्कृत के त का द, थ का ध हो जाता है और परस्मय पद का प्रयोग और आत्मेय पद की उपेक्षा इसमें की गई है। अगली प्राकृत है मागधी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये मगध की भाषा थी। नाटकों में प्राय इसका प्रयोग नीच पात्र इसका प्रयोग किया करते थे। महाराष्ट्री और शोरशेनी की तुलना में मागधी का प्रयोग बहुत ही कम मिलता है। एक अगली प्राकृत है अर्धमागधी। अर्धमागधी की स्थिति है मागधी और शोरशेनी प्राकृतों के बीच की है, इसीलिए इसको अर्धमागधी भी कहा गया है। पुनः सुनिए, अर्धमागधी की स्थिति मागधी प्राकृत और शोरशेनी प्राकृत के बीच की मानी गई है, इसलिए इसमें कुछ कुछ दोनों की विशेषताएं भी विद्यमान हैं। विद्यार्थियों, अर्धमागधी का जो महत्व है वो जैन साहित्य के कारण है। इसकी विशेषताएं हैं, दंते यहाँ पर मूर्धन्य हो जाता है, शय 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 में केवल स का प्रयोग होता है और अनेक तरह स्पर्श ध्वनियों का लोप होने पर य की श्रुति आ जाती है, जैसे सागर का सायर हो जाता है। अगली जो प्राकृत है उसका नाम है पैशाची। पैशाची भारत के उत्तर में बोली जाती थी। गूढ़ाड़े ने पैशाची में ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्रत कथा लिखी थी, जिसकी उत्तरवर्ती कवियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इसकी विशेषताओं में है कि सघोष ध्वनियों का अघोष हो जाना, जैसे गगन का गकन हो गया, राजा का राचा हो गया। र और लय का विपर्यास अर्थात जहाँ पर र होना चाहिए था वहाँ लय, और जहाँ लय की ध्वनि विद्यमान होनी चाहिए थी वहाँ र हो गई, जैसे कुमार का कुमाल हो गया और रुधिर का लुधिर हो गया है। तो विद्यार्थियों, ये 5 प्राकृत यहाँ पर हैं, महाराष्ट्री, शोरशेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैशाची। ये प्राकृत के अंतर्गत आती हैं, अर्थात द्वितीय प्राकृत, जिसे साहित्यिक प्राकृत भी कहा गया है। अब अगली जो है तीसरी प्राकृत है, जिसको अपभ्रंश भी कहा गया है, और ये हमारी सीधी सीधी हिंदी से संबंध है। इसको हिंदी की जननी भी कहा गया है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले महाभाष्य में मिलता है। इसका जो प्राचीनतम प्रामाणिक प्रयोग है वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, और इसका समय है मोटे मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हम इसका समय मान सकते हैं। पतंजलि के बाद में भामह, दंडी आदि कई काव्य भाषाओं की चर्चा के प्रसंग में भी अपभ्रंश का उल्लेख आता है। मार्कंडे के नागर, व्राचड़ उपसागर आदि 3 उपभ्रंशों की चर्चा भी की गई है। इनमें नागर गुजरात की है, व्राचड़ सिंध की है और उपनागर की दोनों ही के बीच की स्थिति बताई गई है। अधिकांश विद्वानों ने प्रत्येक प्राकृत से एक एक उपभ्रंश का उद्भव माना है, जो अधिक तर्कसंगत है। जैसे अर्थात जो 5 हमने प्राकृत मानी है तो ये 5 ही उन्होंने अपभ्रंश दे दी है। इस तरह से विभिन्न अपभ्रंशों में से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इस प्रकार से अपभ्रंश प्राकृतों और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की एक संयोजक कड़ी है। अपभ्रंश की विशेषता है विद्यार्थियों कुछ,
अपभ्रंश की प्रवृत्ति अयोगात्मक थी। अयोगात्मक अर्थात जो परसर्ग थे वो इसमें संयुक्त थे, अलग से नहीं थे। अपभ्रंश तक पहुंचते पहुंचते संस्कृत की योगात्मकता बहुत कुछ अयोगात्मकता में परिणत हो जाती है, अर्थात विभक्तियां पदों से पृथक हो जाती हैं। प्राकृत की ध्वनियां अपभ्रंश में भी सुरक्षित हैं। द्वित्व व्यंजनों में से एक का लोप हो जाता है और पूर्ववर्ती अक्षरों में जो शक्ति पूर्ति दीर्घ अक्षर होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर स्थान बल ले लेता है और नपुंसकलिंग लुप्त हो जाता है, केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अवशिष्ट ही रहते हैं। द्विवचन का लोप प्राकृत में ही हो चुका था और ये स्थिति अपभ्रंश में भी रहती है। कारक विभक्तियों का ह्रास हो जाता है, जैसे कि बताया गया है, ये अयोगात्मक हो जाती है। अयोगात्मक अर्थात कारक चिन्ह इसमें अलग से दिखाई देते हैं, जो कि हिंदी की एक स्पष्ट विशेषता हो जाती है। केवल 3 कारक समूह सभी कारकों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं: कर्ता, कर्म, करण, अधिकरक, संप्रदान, अपादान, संबंध आदि। जहाँ संस्कृत में 24, प्राकृत में 12 और अपभ्रंश में 6 ही रह जाते हैं। प्रथमा, द्वितीया, संबोधन आदि विभक्तियों का प्राय समाप्त हो जाती हैं और पुरुषवाचक सर्वनामों में भी कमियां आ जाती हैं। क्रिया के काल रूपों की जो विविधता थी वो भी बहुत कम हो जाती है अपभ्रंश में। अपभ्रंश में तिगंत के बदले कृदंत रूपों का प्रयोग भी बहुल प्रयोग होने लगा था, अर्थात इनका प्रयोग आधिक्य से होने लगा था। अतः काल रचना की जटिलता भी कम हो जाती है। हिंदी के क्रिया रूप कृदंतीय रूपों से ही विकसित हुए हैं, इसलिए उनमें अपने लिंग भेद भी हैं। विभक्तियों के लोप के कारण अर्थ की संदिग्धता को मिटाने के लिए वाक्यों में शब्दों का स्थान सुनिश्चित सा हो गया था, जो अयोगात्मक भाषाओं में आवश्यक हुआ करता था। तो इस तरह से ये अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं हैं जो हमें हिंदी में भी देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।